अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज राष्ट्र सर्वोपरि में आपको बिहार की खबर बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा विदेशी मीडिया कैसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। और एक और खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य भिड़ गए हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर। और आज बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार को लेकर कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है जो अब सामने आने लगी है। सुन लीजिए ध्यान से, और इसलिए कह रहा हूं कि आज सबको यह खबर देखनी चाहिए, क्योंकि यह साजिश सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यह आपके राज्य में भी की जा रही है, आपके इलाके में भी की जा रही है, लेकिन आप इसे देख ही नहीं रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आज मैं बोलूंगा उन लोगों के खिलाफ जो देश पर, जमीन पर, इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये कब्जा कुछ चंद दिन, महीने, साल का नहीं है, ये हमेशा का है, हमेशा का। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, उदाहरण दे देता हूं मैं। आपके इलाके के आसपास भी अगर एकाएक कोई बस्ती बनने लगी है, नए नए लोग आकर रहने लगे हैं जो एकदम से घुल मिल रहे हो, तो समझिए कि कब्जाधारी आपके इलाके में आ गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए आप, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग घुसपैठिए हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। और अगर आप आज इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कल ये आपके इलाके पर कब्जा कर लेंगे, कहीं भी कब्जा कर लेंगे। क्योंकि बिहार में तो इन लोगों ने वोट तक पर कब्जा कर लिया है, वोट पर कब्जा। और इनके पास कुछ नहीं है, कोई कागज नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी ये लोग भारत के नागरिक बने हुए हैं। सोचिए जरा, आप वोटर बने हुए हैं ये लोग। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, इन्हें वोटिंग का अधिकार क्यों चाहिए? सोचा है कभी आप? क्योंकि ये लोग पहले वोटिंग का अधिकार लेंगे, फिर अपनी पैठ जमाएंगे, फिर अपनी मनमानी करेंगे। क्या आप लोग, आज पूछ रहा हूं आपसे, इन लोगों की मनमानी होने देंगे? अगर आप नहीं जागे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज ये लोग आपके इलाके में अगर आ गए हैं तो कल ये वही करने वाले हैं जो आज बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तो वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का काम शुरू होते ही इनकी सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन बाकी राज्यों का क्या? वहां जब तक इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा तब तक देर हो जाएगी। इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, आपको खुद इनकी पहचान करनी होगी। आपका जो भी शहर है, गांव है, इलाका है, वहां अगर आप मुझे देख रहे हैं तो समझिए जरा, अगर आपको कुछ गड़बड़ नजर आती है तो तुरंत एक्शन की मांग करिए, और उससे पहले देखिए कि कैसे बिहार में इन पर एक्शन हो रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का फैसला क्या किया? बिहार में तो मानो विधानसभा चुनाव से पहले भूचाल आ गया। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष है जो सियासत कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार से ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बात बताते हैं कि कैसे देश को घुसपैठिए बर्बाद करने के लिए दीमक की तरह यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आते हैं और उसमें अपना मत भी देते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो साजिश जिससे देश को बचाना है। बिहार का एक ऐसा ही जिला है पूर्णिया, जो कि एक सीमावर्ती इलाका है, जहां से घुसपैठिए थोड़ी तिकड़म बैठाकर भारत में दाखिल होते हैं। और सिस्टम की नाकामी तो देखिए कि इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती। लेकिन अब इन घुसपैठियों के खिलाफ वोटर लिस्ट अपडेट करने का कदम देश को गर्त में जाने से बचाएगा। लेकिन यह बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सूची में नाम के लिए आधार को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है।
लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसका एक जवाब ये आंकड़े दे रहे हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। पता चला है कि बिहार के 38 जिलों में से 37 में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। सीमांचल इलाके में 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में आधार कार्ड की संख्या आबादी से 120% ज्यादा है। 38% मुस्लिम आबादी वाले पूर्णिया में कुल जनसंख्या की तुलना में आधार कार्ड बनवाने वालों की संख्या 121% है। ये आंकड़े जब सामने आए तो रिपब्लिक भारत की टीम ने जमीनी स्तर पर सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसे जानने समझने की कोशिश की। पूर्णिया जिले में हमारी टीम ने रुख किया तो पता चला कि यहाँ बाहर से आकर रह रहे लोगों की आबादी करीब 20% है। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भारत में आकर ऐसे बस गए हैं जैसे ये उन्हीं का घर हो। खुलासा हुआ कि ये लोग पहले तो अवैध तरीके से देश में दाखिल होते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आईडी कार्ड बनवा लेते हैं और फिर वोट भी डालने लगते हैं। 20 साल 15 साल से रह गए हैं तो वो आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड यहाँ है नहीं, आधार कार्ड वहाँ दूर का है, तो वो रहते रहते यहाँ क्या करेंगे कि आधार कार्ड बना लेंगे यहाँ का बना के यहाँ का बासिंदा हो गए। अब उसको हटा नहीं सकते हैं। अब यहाँ का बासिंदा हो गए तो यहाँ अब प्रूफ हो गया यहाँ का, कुछ भी कर सकते हैं। और बाहर का प्रूफ तो यहाँ तो नहीं चलेगा, यहाँ का प्रूफ चाहिए तो वो तो धीरे धीरे बना लेंगे, घूस पर बना लें या पैसे पर बल पर बना लेते हैं। यहाँ 100 में से कितने लोग होंगे? जरूर होंगे, 100 में जरूर होंगे 20% होंगे। 20% ऐसे लोग बाहरी हैं। बाहरी हैं, बदलाव हो रहे हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं ना। हम लोग करके निकाल कर फेंक दे। ये जो यहाँ का बसिंदा जो बदलाव हो रहे हैं वो कहने के सुरक्षित तो रहेंगे यहाँ। अब बाहर का आदमी जो यहाँ करके यहाँ जो बदलाव जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉक लेवल अधिकारी की ड्यूटी लगाई है जो इस प्रक्रिया को पूरा करने में सबसे बड़े सूत्रधार हैं। लेकिन पूर्णिया के बीएलओ ने बताया कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें कई तो असल में हैं ही नहीं। मतलब वोटर्स के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा बिहार में चल रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं मिले यहाँ पे? कितने फॉर्म भरवा? अभी भी हैं 50-60 हैं जो डोर टू डोर जा करके, मतलब गए, एक बार गए वो नहीं मिले, फिर से दोबारा उनके घर पे जा रहे हैं। कोई रिलेटिव भी नहीं मिले? नहीं, उनका बंद पाया गया तो फिर जा रहे हैं खोजने के लिए। हद तो तब हो गई जब एक शख्स ने बताया कि वो तो आधार दिखाकर कई बार से वोट दे रहा है। इस शख्स की बात को सुनकर हमारी टीम को धक्का लगा। उससे 1-2 बार नहीं कई बार पूछा, लेकिन उसका एक ही जवाब आया कि वो अभी तक आधार से ही वोट देता आ रहा है। आपके पास वोटर आईडी है? वोटर आईडी कार्ड अलग होता है क्या? आधार कार्ड से ही तो गिराते हैं वोट। आधार कार्ड से वोट गिराते हैं जी। कितनी बार आपने वोट गिराया? 2 बार। ये कैसे संभव हो सकता है? वोटर आईडी की जगह आधार दिखाकर वोट दिए जा रहे हैं। ये केवल देश के विकास ही नहीं, देश के अस्तित्व पर बड़ा खतरा है। अभी तो ये प्रक्रिया केवल बिहार में चल रही है। जब पूरे देश में ये प्रोसेस होगी तो घुसपैठियों की पोल खुलेगी और अवैध तरीके से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि भारत में घुसपैठिए एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, ये समस्या बन चुके हैं। इन्हें उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है ताकि देश आगे बढ़े और दुनिया में भारत का नाम। देख लिया आपने, ये घुसपैठिए घूम रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास हैं तो आपको अभी से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि पता है इनका अगला कदम क्या होगा, वो मैं आपको अगली स्टोरी में बताता हूं। आज एक और खबर मैं बिहार से लेकर आया हूं। इधर बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, कहा जाता था ना, वैसे ही अब बिहार में हो रहा है। हत्या की वारदात इतनी बढ़ गई है जो आज ये कहने पर मजबूर कर रही है कि आप अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि बिहार की पुलिस को आपकी कोई फिक्र नहीं है। वो कह रही है मई जून में क्राइम बढ़ जाता है। अच्छा, और पता है कौन कह रहा है? एडीजी कह रहे हैं। तो आज मैं एडीजी साहब आपसे कुछ कहना चाहता हूं। एडीजी साहब, एक तो आपसे क्राइम रुक नहीं रहा है,
ऊपर से आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। आगे क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताऊं। कह रहे हैं कि किसान फ्री रहता है इन दिनों में, इसलिए अपराध बढ़ रहा है, इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आप। आपसे एक बात कहूं, एक तो आप एडीजी के पद पर रहने लायक नहीं हैं, आपको उस पद का कोई अधिकार ही नहीं है कि आप उस पर रहें, क्योंकि वो बड़ा गंभीर पद है। लेकिन आप ऐसा बयान दे रहे हैं, आपने सोचा है आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वहां जनता के हित में काम करना होता है, लेकिन नहीं, आप तो मौसम का अपडेट दे रहे हैं। राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में काम करना होता है। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर अगर आप हैं तो समझिए इस बात को। लेकिन आप अपराध को मौसम से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी है, ठंडी है, बरसात है। अरे कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है आपके पास, कोई कारण नहीं है। आप सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, हवा में। खुलेआम बदमाश। पुलिस की कस्टडी में जो कैदी मौजूद है, सोचिए जरा, पुलिस की कस्टडी में मौजूद है, खुलेआम पिस्टल लोड करके उसे गोली मार दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई मौसम तो गर्मी का चल रहा है इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं, बरसात के समय ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये मौसम का अपडेट देना आप छोड़ दीजिए। आप और आपकी पुलिस, उनसे काम नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको अधिकार नहीं है। और आज ये भी कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। आप अगर लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, अपराध को रोक नहीं सकते, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना बिहार के लोगों से कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, वैसे ही आप स्वयं को सस्पेंड कर दीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं आप, क्योंकि आप कुछ कर तो पा नहीं रहे, मौसम का अपडेट दे रहे हैं। और एक सोचने वाली बात पता है यहां पर क्या है, विशेष तौर पर बिहार के लोग जो सुन रहे हैं मुझे, एकाएक इतने अपराध कैसे बढ़ गए, इतने अपराध बढ़ गए। जो वारदात सामने आ रही है उसमें बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। उन्हें देखा है मैंने वीडियो में, उन्हें डर ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है उन्हें देखकर मानो उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है जो उनकी मदद कर रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आप भी यही कहेंगे। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, नेता से लेकर सिस्टम तक पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पहले देखिए बिहार में कैसे अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। जो सुशासन बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहचान हुआ करता था, आज उसी सुशासन का हर दिन मर्डर हो रहा है। चुनावी साल में सरकार की ग्रहचाल कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। जंगल राज चिल्लाने वाले आज बिहार में एक के बाद एक मर्डर पर चुप्पी साधे हुए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव सिर पर है और नीतीश के बिहार में मर्डर का मॉनसून ऑफर चल रहा है और बिहार की पुलिस वेकेशन पर गई है। कानून व्यवस्था को सुधारने की बात तो दूर, पुलिस इसका सीधा ठीकरा मौसम पर फोड़ रही है। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बिहार में कानून व्यवस्था आईसीयू में और एडीजी का ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जब एडीजी ऐसा बोलते हैं तो बाकी का पुलिस विभाग क्या काम करेगा? यही कारण है कि अब इस पर सियासत होने लगी है। छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। और किसान अपराध में नहीं रहता है, जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता वो अपराध करता है। इस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। एक तरफ बिहार एडीजी बेतुका बयान दे रहे हैं, इसी का नतीजा है कि नीतीश के सुशासन में जंगल राज से भी बदतर हालत बन गई है। एक के बाद एक हत्या की घटना सामने आ रही है। बिहार में मर्डर के ट्रैक रिकॉर्ड का ग्राफ बढ़ गया है।
साल 2024 में राज्य में 2400 मर्डर हुए, हर 3 घंटे में एक हत्या हुई, यानी हर दिन 7 मर्डर। 2023 में भी आंकड़ा कुछ इसी के आसपास ही रहा। 2023 में 2844 हत्याएं हुई। 2024 की तरह ही 3 घंटे पर एक हत्या और हर दिन 8 मर्डर। ये हालात बिहार के अभी तक न सुधरे हैं और ना ही सुधरते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी पटना में ही आज सुबह एक अस्पताल में अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिस अस्पताल में यह हत्या हुई, कमाल की बात तो ये कि वो बिहार पुलिस मुख्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर है। सोचिए अपराधियों में बिहार पुलिस का कितना खौफ बचा है। 4 अपराधी थे हथियारबंद, जो पारस हॉस्पिटल के इस गेट से घुसे अंदर और 209 नंबर कमरे में चंदन मिश्रा, जो कि 2 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले जिसमें हत्या के संगीन अपराध भी थे, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पटना का बीच रिहायशी इलाका है ये, और यहाँ पर व्यस्तम सड़क है। ये पटना का प्रतिष्ठित अस्पताल है और इस हॉस्पिटल में भी जब जो मरीज हैं वो सेफ नहीं रहेंगे तो पटना पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, बिहार पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। इस शूटआउट के वीडियो में अपराधी बेखौफ हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं 5 बदमाश बड़े आराम से अस्पताल में आते हैं और चंदन नाम के इस अपराधी का जिस वार्ड नंबर 209 में इलाज चल रहा था, वो वार्ड के बाहर दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं, एक एक कर हथियार निकालते हैं। सबसे पहले आगे चलने वाला बदमाश हथियार निकालता है, उसके बाद साथ ही उसके पीछे पीछे अपराधी भी हथियार निकाल लेते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी वार्ड के अंदर घुसते हैं और गोलीबारी कर चंदन को मौत के घाट उतार देते हैं। 4 या 5 थे, 1 या 2 के तो दोनों हाथ में हथियार थे, लेकिन बाकी सभी के हाथ में हथियार थे। अब रोकते हुए मैं नहीं देखा, मैं पीछे ही खड़ा रहा, वो अपने आप निकल गए। वीडियो देखकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म है, लेकिन ये हकीकत है नीतीश के बिहार की, जहां बदमाशों ने कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया है और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है और इसे गैंगवॉर की घटना बता रही है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग के मामले में या उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। चुनावी साल है तो राज्य में एक के बाद एक हत्या की घटना पर विपक्ष भी हमलावर है। बिहार को भगवान भरोसे बता रहा है। किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है, कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। देश की सियासत में इन दिनों बिहार की चर्चा है। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे से लेकर आपराधिक घटनाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे बात घुसपैठियों की हो या फिर बढ़ती हत्याओं की। मसला ये सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ता है। ये समझना होगा कि यहाँ बात केवल किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की है, क्योंकि ये समस्याएं किसी बीमारी की तरह फैलने लगी हैं, जो देश को खोखला कर सकती है। दर्शकों, राष्ट्र सर्वोपरि में मैंने इसलिए यह खबर आपको दिखाई है क्योंकि अपराधी कहीं भी आ सकता है। वो आज बिहार में है, कल को आपके इलाके, आपके शहर, आपके राज्य में आ सकता है, लेकिन आपकी पुलिस को सचेत रहना पड़ेगा कि बिहार पुलिस की तरह अगर मौसम का अपडेट देने लगी तो आपको स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। बहरहाल, अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर मैं आज आपको दिखाता हूं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने जरूर देखा होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बीच बातचीत हो रही है। थोड़ी देर तक तो दोनों के बीच में बातचीत होती है, फिर दोनों में बहस होने लगती है। कुल मिलाकर वीडियो के बाद से हल्ला हो रहा है कि दोनों के बीच में ठन गई है। क्या दोनों के विचार अलग हैं, इसलिए सड़क पर दोनों भिड़ गए हैं? इन सवालों के जवाब आपको मैं रिपोर्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि आखिर देश में वाकई क्या कोई नफरत फैल गई है, बढ़ गई है? अगर आपकी विचारधारा से कोई सहमत नहीं है, कोई दूसरी विचारधारा का है, तो क्या आप उसका सम्मान नहीं करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति से संबंध खत्म कर देंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। अलग अलग पार्टियों की विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन फिर भी वो एक रहते थे। हालांकि अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करने वाले
एक ही घर में मौजूद रहते हैं, ऐसा भी हमने देखा है चुनाव के वक्त। लेकिन आजकल तो ऐसी लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, और ऐसा इस केस में भी हो रहा है। अखिलेश यादव और अनिरुद्ध आचार्य सिर्फ बहसबाजी तक सीमित नहीं रह गए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह विवाद राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अखिलेश यादव एक जिम्मेदार पद पर हैं, और अगर वो सार्वजनिक तौर पर किसी कथावाचक से कहेंगे कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, तो ये ठीक नहीं है। हमें देश में और जो लोग ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं उन्हें एक रहना पड़ेगा, भारतीय रहना पड़ेगा। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह से सड़क पर लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। दिखाता हूं आप। एक कहावत है जो आमतौर पर किसी देश, किसी राज्य के प्रधान को देखकर हम लोग कह ही देते हैं, जब राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी। इस वाक्य के मायने बेहद बड़े हैं। राजा की सोच पर ही देश, उसके राज्य का विकास निर्भर करता है। जैसी राजा की सोच होती है वैसा ही उसके राज्य का विकास होता है। लेकिन इस वाक्य का प्रयोग मथुरा के कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर किया है। वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। अनिरुद्ध आचार्य को ऐसा बोलने के लिए खुद अखिलेश यादव ने मजबूर किया। 2023 का एक वीडियो सामने आया जिसमें अखिलेश यादव अनिरुद्ध आचार्य के बीच बहस हो रही है। अखिलेश यादव अनिरुद्ध आचार्य से मां यशोदा और श्री कृष्ण को लेकर एक सवाल करते हैं, जिस पर दिए गए अनिरुद्ध आचार्य के जवाब पर अखिलेश कहते हैं, आपका और हमारा रास्ता अलग है। शूद्र को लेकर अनिरुद्ध आचार्य पर कटाक्ष करते हैं। रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। ये आज से 2 साल पहले का वीडियो है। 2023 में जब आगरा से लौटते वक्त एक्सप्रेस वे पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज की अखिलेश यादव से संक्षिप्त बातचीत हुई थी। दोनों के बीच वैचारिक असहमति साफ साफ दिखाई दी। लेकिन इस वीडियो का एक बार फिर से सामने आना सवाल उठाता है, क्या इसे किसी रणनीति के तहत वायरल किया जा रहा है? क्या इसके जरिए पीटीए वाली सियासी जमीन तैयार की जा रही है? इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसका कनेक्शन अनिरुद्ध आचार्य महाराज भी समझ रहे हैं और इस पर देश के विकास को लेकर चिंता जता रहे हैं। वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग, हम अलग। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के हितैषी बनते हैं। लेकिन कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बेहद सटीकता से जवाब दिया, क्योंकि इटावा की हालिया घटना के बाद से सांप्रदायिक सौहार्द पर राजनीति हुई। उसके बाद ये वीडियो सामने आया जो सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य महाराज की ये चिंता बहुत बड़ी है। वो सही कह रहे हैं कि राजा की सोच पर देश आगे बढ़ता है, और अगर अखिलेश जैसे नेता देश से ऊपर जाति धर्म को देखेंगे तो देश कैसे विकास पथ पर बढ़ पाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर ही कोई भी फैसला लेना एक राजा का धर्म होता है। अखिलेश यादव की पहले भी बाबा बागेश्वर से बहस हो चुकी है। वो मठाधीश को लेकर भी कमेंट कर चुके हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में सिर्फ इतना कहेंगे कि ये शोभा नहीं देता है। उन्हें अगर राजनीति करनी है तो किसी और मसले पर करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, और आज राष्ट्र सर्वोपरि में विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं। ये भारत को कमजोर करने वाले सिर्फ देश में नहीं है, ये विदेशी धरती पर भी बैठे हुए हैं, और इन लोगों को भारत की तरक्की आंखों में चुभती है। इन्हें भारत की तरक्की से काफी दिक्कत है। इन लोगों के बारे में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए।
ये वही लोग हैं जो भारत से बिजनेस लेते हैं, मोटा पैसा ले लेते हैं, लेकिन भारत अगर इनसे आगे निकले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आज विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में। ये विदेशी मीडिया आपको पता है क्या कर रहे हैं? हाल ही में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें हमारे पायलट को बिना सबूत के दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो पायलट ने कर दिया। बताइए जरा। तो आज मैं अमेरिका की कंपनी बोइंग, जिसका बड़ा हाथ है उनकी इकोनॉमी में, और अमेरिकी मीडिया को एक बात बता देना चाहता हूं। तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, बोइंग का सच सामने आएगा। ये बोइंग जो आप सुन रहे हैं, ये कंपनी है, दुनिया भर में प्लेन बनाती है, अमेरिकी कंपनी है, और इस पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहले भी कई सारे प्लेन हादसे हुए और निशाना बोइंग पर साधा गया। इन्होंने क्या कहा? प्लेन में गड़बड़ी नहीं है, वो तो पायलट की दिक्कत है। पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये प्लेन बनाने में गड़बड़ी करते हैं, इन पर केस भी चला है, तब भी इन लोगों ने पायलट को जिम्मेदार बताया था, और आज भी ये वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी इनकी पोल खुली थी, इंडोनेशिया में हादसा हुआ था, तब भी ये सवालों में थे, और इस बार भी इनकी पोल खुल रही है धीरे धीरे, तो इनको दिक्कत होने लगी है। ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, विदेशी मीडिया का। और मैं बता देना चाहता हूं, ये बोइंग को कितना ही बचा ले विदेशी मीडिया, झूठ फैला ले, जो सच है वो बाहर आएगा। जो 270 लोगों की जान गई है और जो उनका दोषी है उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लाख झूठी रिपोर्ट छाप ले, सच को बाहर लाकर ही रहेंगे हम। और इसलिए आज बोइंग और अमेरिकी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखाते हैं। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था, कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है, अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखल अंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसपे कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा। ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा, इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है, और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है।
क्योंकि इन लोगों को लगता है ये कुछ भी कहेंगे दुनिया मान लेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और भारत माता के दुश्मन, मैं बार बार कहता हूँ, बाहर नहीं है, घर के अंदर भी हैं और उन्हें एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज जहाँ पर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ की शिक्षक अगर उनके दिमाग में जहर भरने लगे तो क्या होगा? सोचिए ज़रा। आपका बेटा, आप घर पर उसे कुछ और संस्कृति देते हैं, जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन वो स्कूल जाए और उसका शिक्षक कुछ और बातें करने लगे, कुछ और जहर भरने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही हो रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जली हुई भारत माता की तस्वीर, भगवान गणेश, राधा कृष्ण की खंडित तस्वीर। ये दो तस्वीरें दो संदेश दे रही हैं, दिखा रही हैं कि देश में ही कुछ नफरती हैं जो न केवल किसी एक धर्म के प्रति नफरत फैला रहे हैं, बल्कि उनके लिए अपने देश, अपनी राष्ट्रमाता के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से नफरती खेल और किसी ने नहीं बल्कि एक शिक्षक ने खेला है। सोचिए, एक शिक्षक का जिम्मा आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने का होता है, पढ़ाने का होता है, देश को संवारने का होता है। अगर वही ऐसे नफरती बीज बोएंगे तो आप सोचिए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। देश में आखिर किसी धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति नफरत क्यों फैलाई जा रही है? बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, जैसा ढालो वैसे ढल जाते हैं। अगर ये बच्चे अपने शिक्षक से ही नफरती ज्ञान पाएंगे तो इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि कैसे होगा? ये तो जाति धर्म में ही उलझ जाएंगे। कैसे ये देश को विकसित बनाने के पथ पर ले जाएंगे? आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम है शकील मोहम्मद नागौरी, जो पेशे से एक शिक्षक है, लेकिन काम देश में नफरत घोलने का कर रहा है। स्कूल में छात्रों का आरोप है कि इसने भारत माता की तस्वीर फेंकने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को जलाने तक की कोशिश की। नागौरी सर ने ये हमारी गणपति जी की तस्वीर फोड़ी है और वो बोल रहे थे कि तुम्हें मस्जिद में ले जाऊंगा और राष्ट्रीय ध्वज भी जलाने की कोशिश की थी। नागौरी सर ने हमारे सामने तस्वीर फोड़ी और कहते हैं कि भगवान क्या होते हैं, और हमारे सामने राष्ट्र ध्वज भी जलाने की कोशिश की थी। एक तस्वीर थी खाटू श्याम की, वो एड़ के रख दी उन्होंने सर ने कि क्या होते हैं भगवान ने सब तस्वीर एड़ के में मार रखी। छात्र छात्राओं का आरोप तो यहाँ तक है कि शिक्षक शकील नागौरी कुरान पढ़ने का दबाव बनाता है, नमाज पढ़ना सीखने की बात कहता है, तो क्लास में बच्चों से कहता है कि भगवान क्या होते हैं, मस्जिद में जाओ और अल्लाह की इबादत करो। और जब हम सुबह आते हैं सर तो उनके पैर छूते तो वो कहते हैं क्या है पैर छूना, इज्जत करनी है तो दिल से करो, और कहते हैं कि तुम्हें मस्जिद में भी ले जाऊंगा। और तो जब से वो इस स्कूल में आए हैं उन्हें आज तक प्रार्थना भी नहीं करवाई है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी मुस्लिम शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शकील मोहम्मद करके एक शिक्षक हैं जिनके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए गए हैं और एक धर्म को समर्थन और दूसरे धर्म का विरोध इस तरह से किया गया है जिससे धार्मिक भावना भड़कती हूँ। इस तरह का आवेदन हमें प्राप्त हुआ है, जिस पर तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। आगे पूछताछ जारी है। लेकिन मजहब के नाम पर देश को बांटने की साजिश में पूरा गैंग काम कर रहा है। कोने कोने में इस तरह के नफरती एजेंडा फैला रहे हैं, देश को छलनी करने की कोशिश कर रहे हैं। कटनी में भी एक छात्र को तिलक लगाने पर स्कूल छोड़ने तक का फरमान सुना दिया गया। आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य ने उसे ऑफिस में बुलाकर सिर्फ इसलिए फटकारा क्योंकि वो माथे पर चंदन का तिलक लगाकर स्कूल गई थी। आरोप है कि प्राचार्य रतन भलावे ने छात्रा को टीसी लेने तक के लिए कह दिया। प्राचार्य द्वारा एक बालिका को जो है टीका लगाने पर कुछ उसको कहा गया है और शायद उसके गार्जियन को भी बुलाया है। तो मैंने वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखन बागरी हैं, उनको मैंने तुरंत जो है फ़ोन पर निर्देशित किया है कि आप तुरंत वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरवारी जाएं और प्राचार्य से और क्या प्रकरण है उससे सारी जानकारी लें और उसका समुचित जो है निराकरण। ये घटनाएं सवाल खड़े करती हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है, क्यों देश को बांटने की साजिश हो रही है, क्यों अब सीधे सीधे भारत माता की तस्वीर पर हमला बोला जा रहा है। और अगर इतनी ही नफरत है तो ऐसे लोग क्यों दूसरे देशों में नहीं चले जाते, क्योंकि हमें तो देश को सबसे आगे लेकर जाना है, जिसके लिए नफरती विचारधारा वाले लोगों को बाहर निकालना ही होगा। इन लोगों से आपको सावधान रहना होगा और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर राष्ट्र सर्वोपरि
बनाना है तो इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। कल रात 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी राष्ट्र सर्वोपरि में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।